हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई रियली विश आप लोग फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोर्ड टारगेटेड वीडियो है, यानी कि इसमें हम 10 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड में या प्री बोर्ड में आए हुए हैं। और इसमें हम कुछ न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस होंगे। बिकॉज आपको पता ही है, तो इस बार का पेपर है वो मेनली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए और सॉल्व करते हैं। वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर वीडियो को स्टार्ट करके मेरे साथ आंसर को मैच करिएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Here you can see there is a picture of a voltmeter. वोल्टमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज को मेजर करता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्टमीटर एंड द रीडिंग ऑफ द नीडल। ठीक है, आपको यहाँ पे जो एक नीडल दिखाई दे रही है ना, इसकी हमें रीडिंग फाइंड आउट करनी है और इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अगर तो आपको आता है तो फटाफट से मुझे आंसर करके बताइए और मेरे साथ आंसर को मैच करिए। लेट अस सी कौन है जो कि सबसे पहले आंसर को कर सकता है। और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और मिलके साथ में सॉल्व करते हैं। नाउ लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज रेंज ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। नाउ बच्चों, रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे? आप देख रहे हैं इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 3 तक इसकी रेंज है। या फिर अगर आपको बीच में भी कोई पॉइंट दिखता है जहां पे कोई रीडिंग लिखी हुई है, 0 से लेके वहां तक भी आप रेंज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं रेंज इसकी क्या है, 0 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर की रेंज है 1.5 वोल्ट। और नंबर ऑफ डिविजन्स इस रेंज के बीच में हमें काउंट करनी है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिविजन्स हैं। इट मींस रेंज इज 1.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो इसका अगर हम डेसिमल हटा दें तो ये हो जाता है 15 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.15 वोल्ट। तो ये तो आ गया हमारा लीस्ट काउंट। तो ठीक है, हमें पहले का तो आंसर मिल गया कि लीस्ट काउंट हमारे इस वोल्ट मीटर का क्या है, इट इज 0.15 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो हो सकता है ऑप्शन 1 हो या फिर ऑप्शन सी हो। ठीक है, 0.15 वोल्ट दोनों में ही है। अब हमें देखना है कि रीडिंग ऑफ नीडल क्या है। चलिए, रीडिंग ऑफ नीडल, रीडिंग ऑफ नीडल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो आपकी रेंज थी यानी कि 1.5, इससे ये जो नीडल है कितने डिविजन्स आगे है? तो हियर वी कैन सी नीडल यहाँ से 2 डिविजन्स आगे है। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ दिस नीडल क्या हो जाएगी? रेंज प्लस 2 डिविजन्स मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला, हमारा लीस्ट काउंट है 0.15 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू बॉड मास हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। 1.5 प्लस 2 इंटू 0.15 आपका आ जाता है 0.3, राइट, विच इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.3 आपका आ जाता है 1.8 वोल्ट। तो ये है आपकी रीडिंग ऑफ द नीडल, राइट। तो इस ऑप्शन में से हम चेक कर लेते हैं 0.15 वोल्ट एंड 1.6, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग। 0.15 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट। नाउ लीस्ट काउंट इज 0.15 वोल्ट और रीडिंग ऑफ नीडल है 1.8 वोल्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर ये समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आप एक सर्किट को देख सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से करंट निकला, एमीटर के थ्रू गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड हो गया।
जब करंट डिवाइड हो जाता है तो ऐसा सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाता है। तो इट मीन्स ये ऊपर और ये नीचे जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। फिर करंट यहाँ से वापस आया और बैटरी के अंदर चला गया। नाउ हियर यू कैन सी एन एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सीरीज में कनेक्ट करा जाता है सर्किट में, क्योंकि ये सारा का सारा करंट मेजर करता है, राइट। तो सर्किट में जितना भी करंट है वो एमीटर के थ्रू होके जाता है, तो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इट मीन्स कि जो एमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। जिस तरीके से वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी, इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी कि इनको हमें टोटल करना है। तो आप देख सकते हैं बच्चे 30 ओम का जो रजिस्टर है वो 10 एंड 50 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन 10 और 50 जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम सीरीज निकाल लेंगे। आर सीरीज इज इक्वल टू 10 प्लस 50 ओम इज इक्वल टू 60 ओम। तो ये तो हमारा आ गया 60 ओम। नाउ 60 और 30 आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो आर पैरेलल निकाल लेते हैं। आर पैरेलल इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60, जिसका कि एलसीएम आ जाएगा 60। 30 2 जा 60, 60 1 जा 60, सो 1/r पैरेलल कितना आ गया हमारा 3/60। इट मीन्स कि आर पैरेलल कितना हो गया 60/3, तो ये हमारा आ गया आर पैरेलल इज 20 ओम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पार्ट ए, टोटल रेजिस्टेंस हमारी आ गई 20 ओम। नेक्स्ट पार्ट करंट थ्रू द एमीटर। अब हमें मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला विच इज V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट हो जाएगा V/R। इट मीन्स V इज 6 वोल्ट, 6 ओवर रेजिस्टेंस अभी हमने निकाली 20, तो करंट हमारा आ जाएगा 0.3 एम्पियर, राइट। तो हमने निकाल ली फाइनल आर पैरेलल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द एमीटर। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पावर थ्रू 30 ओम रजिस्टर। 30 ओम रजिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। सो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 6 वोल्ट, 6 का स्क्वायर कर देंगे। रजिस्टर हमें बोला है हमें पावर निकालनी है 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 30, तो डिवाइड कर देंगे 30 से, पावर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 1.20 वॉट। तो आ गए हमारे तीनों आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने कभी ना कभी आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड में जरूर देखा होगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में तो कई बार रिपीट हो चुका है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर यू कैन सी देयर आर 3 कंडक्टर्स। ये 3 सिलिंड्रिकल कॉपर के कंडक्टर्स हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द कंडक्टर हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है। तो चलिए इनके लिए हम 3 सेक्शंस बना लेते हैं। फर्स्ट की रेजिस्टेंस निकालते हैं विच इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं RA। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A इज रो लेंथ ओवर एरिया। यही फॉर्मूला दोनों में लगेगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया, ये RB है, ओके। बट यहाँ पे दिया गया है लेंथ इसकी 2 टाइम्स है, एरिया डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमें इसमें यही पुट करना है। रो लेंथ कितनी है 2L, 2L डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय 2 है, तो एरिया अपॉन 2 यानी कि ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ B कितनी हो गई 2 इंटू 2 4, आगे ले आइए, रो लेंथ पीछे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय एरिया। तो रेजिस्टेंस ऑफ B कितनी है 4 टाइम्स ऑफ रो लेंथ ओवर एरिया। रो लेंथ ओवर एरिया क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ A है, यानी कि B की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ A। चलो निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ C अगेन विद द फॉर्मूला रो लेंथ ओवर एरिया। तो रेजिस्टेंस ऑफ C कितनी हो गई, यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय 2 है, तो रो
लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इनटू एरिया, एरिया है 2 टाइम्स, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके ऊपर 1 है, 2 इंटू 2 4, तो 4 आ गया नीचे। रो लेंथ ओवर एरिया, तो रो लेंथ ओवर एरिया क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ ए है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सी इज 1/4 टाइम्स, यानी कि लेस हो गई है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ ए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसकी है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है बी की, और लीस्ट किसकी है, लीस्ट है सी की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सबका ही बेनिफिट हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके साथ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज calculate the total cost of running the following electrical devices in the month of September. Rate of 1 unit of energy is ₹6। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दी हैं, इनकी हमें कॉस्ट निकालनी है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो बच्चों मंथ ऑफ सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये तो फॉर्मूला आप सबको पता है। साथ में ही इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो पहले हम फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक हीटर जो कि 1000 वॉट का है, जो 5 घंटे डेली वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। सो एनर्जी ऑफ हीटर इज इक्वल टू पावर है 1000 वॉट। जब भी आपकी पावर वॉट में दी होती है तो उसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। नाउ इनटू टाइम है 5 आवर्स में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ डेज सितंबर में होते हैं 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी हीटर की इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 इंटू 30 इज 150 किलो वॉट आवर, ये एनर्जी है आपके हीटर की। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो कि 400 वॉट फॉर 10 आवर डेली वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी भी निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 400 वॉट। तो 400 डिवाइडेड बाय हमें 1000 करना होगा, ताकि इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर दें। इनटू टाइम है 10 आवर्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, किस मंथ में, यानी कि कितने नंबर ऑफ डेज के लिए वो वर्क कर रहा है। तो मंथ है हमारा सितंबर का, जो कि 30 डेज होते हैं। नाउ 0 से हम जीरोस को कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 40 इंटू 3 इज 120 किलो वॉट आवर, राइट। तो अब हमारे पास है एनर्जी ऑफ हीटर एंड एनर्जी ऑफ रेफ्रिजरेटर। एनर्जी टोटल आपकी हो जाएगी एनर्जी ऑफ हीटर प्लस एनर्जी ऑफ रेफ्रिजरेटर, विच इज इक्वल टू 150 प्लस 120, जो कि आपकी आ जाएगी 270 किलो वॉट आवर। तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, कि टोटल एनर्जी आप मंथ ऑफ सितंबर में कितनी यूज कर रहे हो, विच इज इक्वल टू 270 किलो वॉट आवर। नाउ इसके बाद ये जो आपकी एनर्जी है, इसका हमें कॉस्ट निकालना है कि आपने मंथ ऑफ सितंबर में अगर इसको यूज करा है तो 1 यूनिट का एनर्जी का आपको कॉस्ट दिया गया 6 रुपीज है, तो 270 का कॉस्ट कितना होगा। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 270, ये हमारी टोटल एनर्जी है, इनटू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी दिया गया है। चाहे यहाँ पे 6 रुपीज दिया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रुपीज दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वट एवर, ठीक है। आपको उससे फाइनल टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 270 इंटू 6 इज 1620 रुपीज, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से आप अपने घर के जितने भी इक्विपमेंट्स रन कर रहे हैं उन सब की अलग अलग एनर्जी निकाल के टोटल कर दीजिए और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा आपका घर का जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये वही बिल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
Now question number 5 is our electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए इनके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हियर यू कैन सी बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसकी हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज दी गई है 200 वोल्ट। तो पहले तो जो वोल्टेज है वो आप लिख लीजिए, 200 वोल्ट इज द वोल्टेज, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट यहाँ से निकला 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 और पहले 5 ओम के रजिस्टर से गया। अब यहाँ पे दो पाथ दिखाई दे रही है, यानी कि जितना भी करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको यहाँ पे दो पाथ मिल जाएंगे, तो वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब जो करंट यहाँ पे है सेम वही करंट 12 में भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट गया उसको सिर्फ यहाँ से टर्न होना था, ठीक है, कोई आगे डिवाइडिंग पाथ नहीं था। तो जो करंट 8 ओम में है वही आपका 12 ओम में है, और फिर जो करंट 10 ओम से गया वही इस वाले 10 ओम से गया, दोनों वापस मिल गए। और जितना करंट इधर की साइड फ्लो कर रहा था सेम उतना करंट इस साइड आके फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो करंट है वो तो सेम रहता है। डिवाइड कहाँ पर हो रहा है? इन दो आर्म्स में, यानी कि जहां पे करंट डिवाइड हो जाता है, दो पाथ मिल जाते हैं, वो हो जाते हैं पैरेलल। तो ये ऊपर और ये नीचे, ये तो आपस में पैरेलल है, लेकिन 8 और 12 क्या होगा? क्योंकि इनमें सेम करंट है तो ये आपस में सीरीज हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये 10 और 10 ये भी आपस में सीरीज हो जाएंगे, और फिर जो सॉल्व कर लेंगे ये आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। नाउ R series is equal to 8 plus 12 is equal to 20 ohms. R series again 10 plus 10 is equal to 20 ohms. Now हमारे पास ये भी 20 ओम आ गया, ये भी 20 ओम आ गया, आपस में पैरेलल हैं, तो R पैरेलल इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 2/20, यानी कि R पैरेलल हमारे पास कितना आ गया? वी हैव R पैरेलल एज 10 ओम, ठीक है। तो यानी कि ये सारा सर्किट यहाँ से डिसॉल्व होके यहाँ पे जो हमारे पास बचा, ठीक है, सब सॉल्व करके वो बचा 10 ओम। ओके, नाउ इट मीन्स 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम ये फिर से कैसे हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहे हैं, यानी कि इनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हो गए आर सीरीज। आर सीरीज इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15, 5 प्लस 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 30 ओम। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गई इस सर्किट की, दैट इज 30 ओम। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है करंट, और करंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है विच इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाता है I इज इक्वल टू V ओवर R। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 200 वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया था, 200 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6.66 एम्पियर। तो ये करंट है जो कि आपके इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। और सीरीज में बच्चों कैसा करंट होता है? सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं पूछूं 5 ओम रजिस्टर में तो उसमें भी 6.6 ओम है, 10 ओम में तो वो भी 6.6 है, 15 ओम में तो वो भी 6.6 है। तो डिफरेंट क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना। अगर सीरीज में करंट सेम है तो डिफरेंट क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फाइनली हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच इज एन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों हियर यू कैन सी राम्या वांट्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है और इसका हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। 2 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, 8 ओम का लाइट बल्ब है, और उसके अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन में 4 ओम का एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट और हमें इससे करंट को मेजर करना है। और इसके आगे हमें क्या बताना है? विच ऑफ द एमीटर शुड ही यूज, शो द कैलकुलेशंस। तो इसमें हमें कितने
एम्पियर का एमीटर यूज करना है, हमें ये दिखाना है। तो एमीटर किस लिए यूज होता है? करंट को मेजर करने के लिए। यानी कि इस सर्किट में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वो हम एमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे बताओ, अगर मैं इस लाइट बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहती हूँ तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगी? तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एमीटर दिए गए हैं, एमीटर P, Q, R, S, इनमें से हमें कौन सी रेंज का एमीटर यूज करना है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है एमीटर विच इज P, वो मेजर कर सकता है 0 मिली एम्पियर से 1 मिली एम्पियर, जो कि बहुत ही लो रेंज है क्योंकि मिली में इसका मेजरमेंट हो रहा है। जो एमीटर Q है वो 0 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है। एमीटर R 0 एम्पियर से 1 एम्पियर मेजर कर सकता है और एमीटर S 0 एम्पियर से 10 एम्पियर मेजर कर सकता है। तो चलिए हमें देखना है कि इस सर्किट में कौन सा वाला एमीटर लगेगा P, Q, R, S में से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट का पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट? तो first let us see what is given. Given is R1 which is 2 ohm, R2 which is 8 ohm and R3 which is 4 ohm। ठीक है, तीन तो यहाँ पे रजिस्टर दिए गए हैं। वोल्टेज इज 12 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। करंट के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? V इज इक्वल टू आई आर। इट मीन्स I इज इक्वल टू V ओवर R। नाउ I फाइंड आउट करने के लिए हमें V और R चाहिए। V तो हमारे पास है विच इज 12 वोल्ट, R हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। R पैरेलल पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो 8 और 4 है, राइट? तो R पैरेलल इज 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम इसका आ गया 8। तो 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, विच इज 3 ओवर 8। 3 ओवर 8 मीन्स इट इज अराउंड, तो हम R पैरेलल निकालेंगे, मतलब ये तो 1 ओवर R पैरेलल था ना। R पैरेलल क्या हो जाएगा? 8 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 2.66 ओम। तो ये तो हमारा आ गया R पैरेलल, यानी कि 8 और 4 को सॉल्व करके जो R पैरेलल का आंसर आया विच इज इक्वल टू 2.66 ओम। नाउ ये 2.66 ओम इस 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो R सीरीज का आंसर हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2.66 विच इज इक्वल टू 4.66 ओम। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस इस सर्किट का। R इक्विवेलेंट यानी कि R टोटल भी आप इसको बोल सकते हैं, वो हमारा आ गया 4.66 ओम। नाउ अब हमारे पास V भी है, R भी है, हमें सिर्फ करंट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करंट को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 4.66। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.66 ओम, राइट? इसी को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज इज 12, R इज 4.66। डेसिमल को रिमूव कर दे तो हमारा आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 466। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 3 जा 6। तो हमारा को डिवाइड करना है 600 डिवाइडेड बाय 233। सो फाइनली जब आप इसको डिवाइड करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 233, आपका आंसर आ जाएगा 2.57 एम्पियर, राइट? नाउ एज द करंट इज 2.57 एम्पियर, तो आप इधर से देख सकते हैं जो P है वो 0 से 1 मिली एम्पियर को मेजर कर रहा है। नाउ व्हेन यू विल डिवाइड 600 विद 233, हमारा आंसर आ जाएगा करंट का 2.57 एम्पियर। नाउ जब हम 600 को 233 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो करंट है वो आएगा 2.57 एम्पियर। नाउ
करंट हमारा है 2.57 एम्पियर। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा एमीटर हम यूज कर सकते हैं। जो P है वो 0 से 1 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, जो कि बहुत ही लो रेंज है क्योंकि ये मिली एम्पियर में मेजर कर रहा है। ओके, Q जो है 0 से 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, अगेन ये मिली एम्पियर में है तो ये भी बहुत लो रेंज है। R जो है वो 0 से 1 एम्पियर मेजर कर सकता है, बट यहाँ पे हमें करंट जो है हमारा है वो 2 है, ठीक है, तो ये भी नहीं हम यूज कर सकते। S जो है 0 से 10 एम्पियर मेजर कर सकता है, तो यानी कि जो करंट हमारा है 2.57 है, विच इज फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ S एमीटर। तो हम फाइनली यूज करेंगे S एमीटर फॉर दिस सर्किट, क्योंकि जो एमीटर होता है वो हमारा करंट मेजर करता है, तो उसकी जो रेंज है वो हमारे करंट के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो फाइनली हम ये वाला एमीटर इसमें लगा देंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here you can see a figure, ये फिगर है एक नेफ्रॉन की, जो कि किडनी का एक यूनिट होता है। Now the table shows concentration of some substances। तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस दिखाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम आयन एंड यूरिया, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन दिखाई गई है नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। So the table shows concentration of some substances in the blood at X। तो ये जो X है यहाँ पे ब्लड है, the fluid at Y, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्लूइड है, एंड द यूरिन एट Z, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस वन, यहाँ पे यूरिन है। तो पहले तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि X में, Y में और Z में क्या क्या सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ ब्लड वेसल, जो कि डर्टी ब्लड लेके आता है किडनी में, जिसका नाम होता है रीनल आर्टरी। तो ये डर्टी ब्लड लेके आता है, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं, इसमें काफी कुछ होगा, इसमें ग्लूकोज भी होगा, प्रोटीन भी होगा, सोडियम आयरन भी होगा, यूरिया भी होगा, एक्सेस ऑफ वाटर भी होगा, अमाइनो एसिड भी होगा। तो यहाँ तो डर्टी ब्लड है, इसमें सभी कुछ है प्रेजेंट, क्योंकि फिल्टरेशन के लिए आ रहा है इस नेफ्रॉन के अंदर, राइट। नाउ ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, जिससे कि जब ये ब्लड पास करता है तो इसमें से सारा का सारा फिल्ट्रेट इस बोवन कैप्सूल के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है ना, ये एफरेंट आर्टेरियोल और या आप कह सकते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो रीनल आर्टरी होती है इसके अंदर जो ब्लड होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में होता है और ये थोड़ी थिक होती है। रीनल वेन थोड़ी सी पतली होती है, तो ब्लड का प्रेशर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो फिल्ट्रेट है इस बोवन कैप्सूल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब वो फिल्ट्रेट इस ट्यूब्यूल से पास होता है, तो Y क्या है, Y है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पे होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का, जो कि हमारे बॉडी को वापस से चाहिए, जो कि वेस्टेज प्रोडक्ट नहीं होता, वो सारा का सारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, ये हमारी बॉडी को वापस चाहिए, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो वो सारा का सारा वाई पोर्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ बी भी आपका ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल का ही पार्ट है। बाकी जो आप ये जो लंबी सी ट्यूब देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारा का सारा यूरिन होता है, तो यूरिन में सारे के सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, यानी कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो Z पार्ट इज ऑल हैविंग यूरिन विच इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो हमारे एक्सक्रीशन करना है यूरिन से, वो सब कुछ Z में होता है। तो चलिए अब समझते हैं हम इस टेबल को। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस दिए गए हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम आयरन, यूरिया। कंसंट्रेशन दी गई है यूरिन की पर ग्राम में। ब्लड एट X, तो X में बताया गया है कि ब्लड है, ठीक है। फ्लूइड एट Y, तो यहाँ पे फ्लूइड है Y के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ये जो फ्लूइड है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो वापस से रीअब्जॉर्प्शन होनी है हमारी बॉडी के अंदर। यूरिन है Z पे। नाउ अब आप देखो, जो ग्लूकोज है
वो ब्लड में यानी कि एक्स पार्ट में 0.1 है। नाउ ग्लूकोज फ्लूइड के अंदर 0.1 है, ये जो फ्लूइड है फिल्ट्रेट। ग्लूकोज यूरिन में 0% है, ठीक है। प्रोटीन जो है ब्लड में एक्स पे यहाँ पे 7 है, फ्लूइड में 0 है, मतलब फ्लूइड के अंदर प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं गया, ठीक है। और यूरिन में भी 0 है, मतलब यहाँ पे जेड पोर्शन में भी देयर इज नो प्रोटीन, राइट। सोडियम आयन आप ब्लड में देख सकते हो 0.35 है, यानी कि इस पोर्शन में जो आप सोडियम आयन है 0.35 है। फ्लूइड में भी 0.35 है, मतलब वाई पे भी आपका जो सोडियम आयन है 0.35 है, और जो यूरिन में है 0.5 है, ठीक है। 0.5 सोडियम आयन्स हैं यूरिन में। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सक्रीट हो गए, है ना, बाहर निकल गए, वेस्टेज था। यूरिया ब्लड में 0.03 है, तो यहाँ पे 0.03 है। नेक्स्ट फ्लूइड में भी 0.03 है, तो यानी कि वाई पे भी 0.03 है, और यूरिन में 2 है, मतलब कि जो यूरिया था वो एक्सक्रीट आउट हो गया, ठीक है। यूरिन में सारा का सारा यूरिया चला गया ना। चलो अब यहाँ से इस टेबल से और इससे टेली करके हमारे को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देनी है। सो नेम द सब्सटेंस दैट, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हमें, दैट हैज मॉलिक्यूल्स दैट आर टू लार्ज टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। तो आप मुझे बताइए, इस टेबल को देख के समझिए कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इतने बड़े हैं कि वो जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल से पास आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हियर वी कैन सी कैपिलरीज कहाँ पर है, ये ब्लड कैपिलरी जो कि ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल है, यहाँ से ये जो ब्लड कैपिलरीज इससे पास आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनका साइज इतना बड़ा है, तो आप देख सकते हो ब्लड में जो ग्लूकोज है 0.01 है, प्रोटीन का साइज 7 है, सोडियम आयन 0.035 है, और यूरिया 0.03 है। नाउ देखो ग्लूकोज तो 0.1 था, फ्लूइड में भी 0.1 था, यूरिन में बिल्कुल भी नहीं गया, ठीक है। मतलब ब्लड से तो फ्लूइड में तो गया है, मतलब फिल्ट्रेट में तो गया है आपका ग्लूकोज, बट आगे ये रीएब्सॉर्ब हो गया क्योंकि ये यूरिन में पास आउट नहीं हुआ। तो ये तो इतने बड़े नहीं है क्योंकि ये तो ब्लड से फ्लूइड के अंदर चले गए हैं ना। प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन ब्लड में 7 था, लेकिन जब ब्लड से फिल्टरेट गया, ब्लड यहाँ पे है ना इस ब्लड वेसल के अंदर, इसके बाद ये ग्लोमेरुलस में ब्लड गया। अब ब्लड प्रेशर डिफरेंट होने के कारण सारा का सारा जो फिल्टरेट था वो सारा का सारा बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया, है ना। तो इसी फिल्टरेट की बात कर रही हूँ। ये जो फ्लूइड है वाई में, अब यही फ्लूइड बोमेन कैप्सूल से पास होता होता नीचे जाएगा वाई में। अब देख रहे हो आप, ये प्रोटीन ब्लड में था लेकिन फ्लूइड में 0 है, आगे ये यूरिन में भी 0 है क्योंकि फ्लूइड में भी 0 था। इट मीन्स जो प्रोटीन है इसका साइज इतना बड़ा था कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनसे जब फिल्टरेट निकल के बोमेन कैप्सूल के अंदर आया तो इसमें जो प्रोटीन था उसका साइज इतना बड़ा था कि वो ब्लड से फिल्टरेट के अंदर नहीं आ सका, ठीक है। तो आपका ए पार्ट का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर टू लार्ज टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। चलो पार्ट बी पे देखिए, इज ऑल रीअब्सॉर्ब्ड in the kidney, means you have to name the substance that is all reabsorbed in the kidney। अब किडनी के अंदर सारा का सारा रीअब्सॉर्प्शन किस मॉलिक्यूल का हुआ है। नाउ देखो यहाँ पे ग्लूकोज 0.01 था ब्लड में, फ्लूइड में भी 0.01 था, यूरिन में 0 हो गया, बिल्कुल भी नहीं निकला, है ना। तो ये सारा का सारा फ्लूइड में रीअब्सॉर्ब हो गया, यहाँ पे वाई में रीअब्सॉर्ब हो गया, यानी कि हमारी बॉडी ने, हमारे ब्लड ने इसको सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो दिस इज ग्लूकोज। वैसे भी हमें पता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, जितना भी ग्लूकोज होता है दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, तो सारा का सारा रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ से बाहर वापस बाहर निकलता है और ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो आंसर बी आपका हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन सी इज
Why is dialysis considered only partial replacement of the kidney function? तो जो डायलिसिस बोला गया है वो किडनी फंक्शन का पार्शियल रिप्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि देखो डायलिसिस जो है ना वो आर्टिफिशियली हम जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करते हैं इन केस ऑफ किडनी फेलियर। अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाए तो उसको डायलिसिस मशीन की मदद से उसकी जो ब्लड है उससे सारा का सारा वेस्टेज को निकाला जाता है। तो ये डायलिसिस जो प्रोसेस है ना, पहली बात तो ये पीरियोडिकली होता है, ठीक है, मतलब इट इज नॉट रेगुलर प्रोसेस, बट जो हमारी किडनी है वो 24/7 सपोर्ट हमें देती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती रहती है विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। तो डायलिसिस क्या हो गया, ये पार्शियल प्रोसेस है क्योंकि पीरियोडिकली हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। कुछ टाइम के बाद पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में और उसको डायलिसिस मशीन की मदद से जो सारा का सारा उसके ब्लड में वेस्टेज होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड थिंग, जो आपकी किडनी है वो कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है विच इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर। बट ये जो डायलिसिस मशीन है ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। जो डायलिसिस होता है ना बच्चों, देखो वो हमारी बॉडी से वेस्टेज को ही निकाल सकता है, वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर सकता। यानी कि जैसे ग्लूकोज वगैरह हमारी बॉडी को वापस से चाहिए थे तो वहां पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन डायलिसिस मशीन नहीं कर सकती है। वो सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड या सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हीं को रिमूव कर सकता है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट डायलिसिस इज कंसिडर्ड ओनली अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द किडनी फंक्शन, राइट। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है और आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि और मैं ऐसी जो आपके लिए क्वेश्चंस वीडियोस लेके आऊंगी वो आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। Here you can see the graph shows the quantities of pesticides that accumulate in 4 populations each at different trophic level in the food chain। तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है पेस्टिसाइड का, ठीक है। पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है 0 से 1600 पर। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, लाइक डीडीटी हो गया, मरकुरी हो गया, राइट। नाउ तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वी हैव टू आंसर, विच पॉपुलेशन अमंग ए बी सी डी इज मोस्ट लाइकली टू बी हर्बीवोरस। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये 4 पॉपुलेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, हमें बताना है कि इसमें से हर्बीवोरस आपको क्या लगता है कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, पहले तो होते हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को जो खाता है वो कहलाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी कि हम इनको और क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस, यानी कि ये क्या हो गए, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोरस को और कौन खा सकता है, टॉप कार्निवोरस। तो टॉप कार्निवोरस कौन हो गए, टर्चरी कंज्यूमर्स, ओके। तो ये तो आपको समझ आ गया। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट से अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्लांट्स को फीड करते हैं हर्बीवोरस, जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया या फिर गोट हो गई, वो प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। हर्बीवोरस जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, ठीक है, उसको कोई कार्निवोरस खा सकता है जैसे कि स्नेक, राइट। तो स्नेक इस केस में कार्निवोरस हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। नाउ स्नेक को कौन खा सकता है, टॉप कार्निवोरस, जैसे कि हॉक हो गया, ठीक है, जो एक बर्ड होता है हॉक, तो वो हो गया टॉप कार्निवोरस, जिसको हम बोलेंगे टर्चरी कंज्यूमर्स। तो चलिए अब इससे समझते हैं हम। इट मीन्स कि जो प्लांट है
उसकी बॉडी में जो पेस्टिसाइड है वो सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ती चलती है, उसका ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता चलता है, तो पेस्टिसाइड जो है ना वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता चलता है, बढ़ता चलता है, ठीक है। हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे। एनर्जी तो फूड चेन में क्या होती है, डिक्रीज होती चलती है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी जाती है वो सिर्फ 10% जाती है प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल के, राइट। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा, टॉप पे जाओगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन बॉडी में इंक्रीज होता चलता है। तो सबसे कम होता है प्रोड्यूसर्स के पास और सबसे ज्यादा होता है जो टॉप के कार्निवोरस हैं उनके पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है ए बी सी डी, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है। व्हाट डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है इनमें से हर्बीवोरस कौन सा होगा? तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें से आपको क्या लगता है प्रोड्यूसर्स कौन सा होगा। तो देख रहे हो आप, ए जो है इसका 0.02 पार्ट्स पर मिलियन पेस्टिसाइड इनके पास है, मतलब बहुत कम है, सबसे कम तो ए के पास है। इट मींस ए क्या हो गए, ए हो गए प्रोड्यूसर्स, राइट। ए के ऊपर जो फीड करता है उसी को हम बोलते हैं हर्बीवोरस, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं वही हर्बीवोरस हो गए। तो 0.02 के बाद आप देख सकते हैं सी, सी के पास 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ पेस्टिसाइड्स है उनकी बॉडी में, राइट। तो सी हमारे हो गए हर्बीवोरस। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी क्या हो गया, बी वो हो गया जो सी के ऊपर फीड करता है, क्योंकि इसकी बॉडी में सी से ज्यादा पेस्टिसाइड है, 200 पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। और डी की बॉडी में तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, 1600 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारे टॉप के कंज्यूमर्स हो गए, यानी कि टॉप कार्निवोरस हो गए, ठीक है। तो हमें आंसर देना था सिर्फ कि इसमें से हर्बीवोरस कौन है, तो हर्बीवोरस है हमारा C1, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेम द फिनोमिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो उस फिनोमिना का नाम बताओ जिसकी वजह से, या जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस हायर लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, यानी कि जो बॉडी में हमारे डीडीटी या फिर मर्कुरी एक्यूमुलेट हो जाता है, उस फिनोमिना का नाम क्या है? तो उस फिनोमिना का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर आप इसको बायोमैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन वो फिनोमिना होता है जिसकी वजह से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से इंक्रीज होता होता जो पेस्टिसाइड है वो टॉप के कंज्यूमर की बॉडी में सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। और इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, what is 10% law and how much energy is available to the plants from the sunlight? Okay, so answer me in the comment box. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सब्सटेंस A and B are burned in air separately. For A, ashes are collected and dissolved in water to get solution X, while for B, fumes produced are passed through the water to get solution Y. Both the solution X and Y are tested with the pH paper. A part, if X gives light blue color and Y gives orange color to the pH paper, then write the nature and range of pH for X and Y. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बेटा? टू सब्सटेंसेस हैं A एंड B, ठीक है। ले लेते हैं हम A एंड B, देयर आर टू सब्सटेंस, दीज आर बर्न्ड इन एयर सेपरेटली। तो दोनों को हमने एयर में बर्न करा, मतलब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा। फॉर A, एशेस आर कलेक्टेड एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो A की जो एशेस बनी, मतलब राख बनी, सपोज करो AO2 मान लेते हैं हम, इसको क्या करा, इन्हीं ऐश को वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। While for B, fumes produced are passed through the water. लेकिन जो B जब हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न करा तो हमें इसकी कुछ फ्यूम्स मिली, मतलब कि गैस मिली, ठीक है। मान लेते हैं हम BO2 मिली, इसको भी हमने क्या करा,
इट इज पास थ्रू द वाटर टू गेट द सॉल्यूशन Y। इसको भी हमने वाटर से पास करा और हमें सॉल्यूशन Y मिला। ठीक है, तो A को हमने बर्न करा ऑक्सीजन के साथ, हमें मिली ऐश यानी कि राख AO2, जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो हमें मिला X। B को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न करा तो हमें मिली फ्यूम्स मतलब कि गैस मिली BO2, जिसको हमने वाटर से पास करा तो हमें मिला Y। राइट, इतना समझ आया आपको? तो चलिए इसके आगे क्या बोल रहे हैं, बोथ द सॉल्यूशन X एंड Y आर टेस्टेड विद द pH पेपर। सो अब X का बोल रहे हैं, X gives light blue color and Y gives orange color to the pH paper। X जो देता है वो देता है लाइट ब्लू कलर टू द pH पेपर, और जो व्हाइट देता है वो ऑरेंज कलर देता है pH पेपर पे। ठीक है, हमें बता रहे हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड रेंज ऑफ pH। हमें बताना है X का नेचर क्या है, Y का नेचर क्या है, यानी कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो X क्या हो गया, X आपका हो गया क्योंकि ये ब्लू का शेड दे रहा है, तो जो भी ब्लू या फिर डार्क ब्लू की शेड में जाते हैं वो बेसिक होते हैं, तो ये है बेसिक नेचर का। ठीक है, और जो येलो से रेडिश की रेंज में जाते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, तो ये है एसिडिक नेचर का। इसी के साथ साथ हमसे पूछ रहे हैं हमें इनकी रेंज भी बतानी है, यानी कि जो लाइट ब्लू कलर है, ठीक है, तो इसकी रेंज हो सकती है 8 से लेके 11, क्योंकि 14 पे तो एकदम डार्क ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, तो 8 से लेके 11 तक इसकी रेंज होगी। वाई दे रहा है ऑरेंज कलर, जो रेड होता है वो आपके हो जाते हैं 1 2। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी 3 से लेके 6 तक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज विच वन ऑफ द टू A एंड B इज अ मेटल, यू हैव टू जस्टिफाई। A और B में से मेटल कौन सा होता है, इसमें से आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, तो हमने देखा कि जो A है ये बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो वो लाइट ब्लू कलर दे रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये मेटल की ऑक्साइड है, ये बेसिक है, तो A इज योर मेटल। राइट, तो आपको इसको सपोर्ट भी आप कर सकते हैं आंसर के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूं सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो वो हमें देता है सोडियम की ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लीजिए, सोडियम 2 है तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 रह गया, इसके आगे 2 लगा दोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन सोडियम 4 हो गया, तो यहाँ पे हम सोडियम को 4 कर देंगे। ठीक है, ये हमारी मेटल की ऑक्साइड हो गई। इसी मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस विच इज NaOH। तो इससे हमें पता चलता है कि A इज metal oxide। So finally we have arrived on our last question, which is question number 10, and it is one of the most important question of the chemistry। It is competency based question, और ये इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप के केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A compound X having 2 carbon atoms in its molecule turns blue litmus red। तो इसमें बोल रहे हैं कि कंपाउंड है जो कि 2 कार्बन एटम्स का बना है और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस को रेड करते हैं जो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, X इज एन एसिड, ये तो हमें पता चल गया। 5 to 8% solution of X in water is widely used as a preservative। अब अगर इसका X को हम 5 to 8% इसमें हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेटिव यूज करा जाता है दैट इज इथेनॉइक एसिड यानी कि विनेगर, जो कि आप चाउमीन्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिफाई तो हमने देखो 2 चीजों से ही कर लिया। कैसे हमने कर लिया, जैसे ही हमें पता चला कि प्रिजर्वेटिव है और ये ब्लू लिटमस को रेड करता है तो हमें पता चल गया ये एसिड है, और प्रिजर्वेटिव एसिड कौन सा होता है, जो कि एक वीक एसिड है विच इज इथेनॉइक एसिड, दैट इज विनेगर, जो कि आप चाउमीन्स में डाल डाल के मजे से खाते हैं। ठीक है, चलो तो इसका स्ट्रक्चर भी हमें लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड ETHANOIC, इथेनॉइक एसिड यानी कि क्या है, ये विनेगर है। फॉर्मूला क्या है इसका, CH3COOH। इसी का स्ट्रक्चर बना देना है CH3, तो H साइड में लगा देंगे कार्बन के, C डबल बॉन्ड OH। So this is the structure of ethanoic acid which is vinegar।
नाउ इसके बाद हमारा पार्ट 2 है कंपेयर इट्स पीएच नेचर विद द मिनरल एसिड। तो इथेनोइक एसिड का पीएच नेचर कैसा होता है बेटा, ये बहुत ही वीक एसिड होता है, ये पार्शियली आयोनाइज करता है, यानी कि CH3COOH इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये बहुत ही पार्शियली आयोनाइज करता है, ये देता है हमें CH3COO नेगेटिव प्लस H आयन, ये बहुत पार्शियली आयोनाइज करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। और इसका पीएच रेंज अराउंड कितना होगा, क्योंकि ये एक एसिड तो है बट एक ये वीक एसिड है, तो इसका पीएच रेंज हो जाता है 2.5 से लेके 3.5 तक, ठीक है। तो ये एक वीक एसिड है। नाउ मिनरल एसिड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर HCl, तो HCl तो स्ट्रॉन्गली आयोनाइज करता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है H आयन, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयंस जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका रेंज कितना होता है, जितने भी मिनरल एसिड है जैसे कि H2SO4 है, HCl है या फिर नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो HCl जो कि हमारे स्टमक में भी होता है, इसका रेंज होता है 1 से लेके 0 तक, सो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। चलिए पार्ट 3 पर आ जाते हैं। X on heating with the alcohol produces sweet smelling compounds। X हमारा क्या था, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को जब हम अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स मिलते हैं विच आर यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स। तो परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है, खुशबू के लिए यूज होता है। तो दिस इज नन अदर देन ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर्स होते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। नेम द रिएक्शन एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन का नाम है ईस्टिफिकेशन, तो चलो इसकी केमिकल इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। इथेनोइक एसिड इज CH3COOH, ठीक है। इसको हमने 2 कार्बन के अल्कोहल के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3CH2OH, ये हमारा अल्कोहल है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H आयंस देगा, हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसको हम ईस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या करो, यहां से कैंची मार दो, यानी कि OH को CH3COO से अलग कर दो और यहां से एक हाइड्रोजन को अलग कर दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो बन जाएगा हमारा ईस्टर CH3CO, ठीक है। एक O यहां से ले लिया, अब उल्टा जोड़ दो CH2CH3, ठीक है। तो हमारा बन गया ये ईस्टर। साथ में हमारे क्या निकला, देखो एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन, यानी कि साथ में हमें मिला वाटर, ठीक है। तो हमें ये मिल गया ईस्टर विच इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विच इज यूज्ड इन द परफ्यूम इंडस्ट्री। अब इसका नाम क्या है, नेम द रिएक्शन। रिएक्शन का नाम तो है ईस्ट्रीफिकेशन, रिएक्शन का नाम है ईस्ट्रीफिकेशन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, इसको अच्छे से काउंट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है खत्म। मिलते हैं एक और नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में जिसके बहुत सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।